डिप्रेशन है ये इस लेवल का आ गया है, इस गंभीरता को आप समझें कि मेंटल हेल्थ पे इतना असर डाल रहा है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, नीट तो आ ही रहा है, अब आप ये देखिए कि हम तो खबरों की दुनिया में, हमें हर खबर बतानी है। 24 घंटे के अंदर अंकित जी 2 सुसाइड केस सामने आ गए, सीकर से, अलवर से, और ये हमेशा होता रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों से तो खुद से ये महसूस कर रही हूँ कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उससे एक हफ्ते पहले सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बच्चों के बढ़ने लगते हैं। देखिए ये कितना ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जब इस बात को बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ का भाव लेके आ रहे हैं कि ये होता रहा है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, आपके लिए भी मजबूरी है कि आपको ये खबर कोट करनी है, मेरी मजबूरी है कि इस पर मुझे प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन गंभीरता इस विषय की है कि एक बच्चे ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उसका परिवार बर्बाद हो गया। बहुत सारे सपनों से एक बच्चे का जन्म होता है। मतलब आप समझिए कि आप जब किसी पेरेंट्स की परवरिश को देखते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स, आप और मैं दोनों इस बात को समझते हैं कि जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो तमाम एस्पिरेशंस उनसे केवल सफलता की नहीं जुड़ी होती हैं, उनके साथ मोमेंट्स होते हैं। आपने बचपन जिया होता है, आप उनके बुढ़ापे तक की प्लानिंग लेकर चल रहे होते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा तब ये करेगा, ये इस। अब आप अचानक उसको ख़त्म होते जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पौधा मैंने सिंचित किया था, वो भी युवा अवस्था में, जहाँ बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हो सकते थे। मैं यही आपसे समझना चाह रही हूँ, असफलता सभी दरवाजे तो बंद नहीं कर देती अंकित जी, तो फिर बच्चा इतना क्यों डिप्रेस हो जाता है कि उसे लगता है कि अब हमारी जिंदगी खत्म, क्या और उनके लिए बेहतर हो सकता है, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, क्या उनके लिए रास्ते हो सकते हैं। एज ए एजुकेटर मुझे लगता है मैं बताता हूँ। देखिए मैम, क्या है ना कि जो इस स्थिति तक पहुंचे हुए बच्चे हैं, अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में हम बात करें, क्योंकि हम सर्टिफाइड नहीं है उस बारे में बात करने के लिए, तो मैं शिक्षक की भूमिका में ही इस बात को समझाता हूं कि व्यक्ति स्ट्रेस की सिचुएशन में डिप्रेशन तक कैसे पहुंचता है, जो हम लोगों ने देखा है 1 to 1। लगातार आप पढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या आप पढ़ रहे थे, रिजल्ट आ गए, अब आपको भय होता जा रहा है। तो ये जो फियर है ना, जब तनाव के ऊपर हावी होने लगता है तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। तनाव होना अच्छा होता है। तनाव की 2 भाषाएं हैं, सकारात्मक तनाव, यू स्ट्रेस जिसे कहते हैं, और एक होता है नकारात्मक तनाव जिसे आप स्ट्रेस या डिस्ट्रेस के रूप में कहते हैं। लेकिन जब तनाव आपको पढ़ने में मदद कर रहा हो, जैसे आज आपको ये शूट करना था तो इसका हल्का सा तनाव था आपके मन में कि ये करना है मुझे इतने बजे, इसने आपको डायरेक्शनल बनाया। तनाव सही है सेहत के लिए, आप उसको करने में, एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत करी। लेकिन अब इसी में अगर एक पॉइंट ऐड कर दें कि यही तनाव आपको काम करने से रोकने लगे, इसका मतलब स्ट्रेस के साथ फियर ऐड हो गया है। आपको परफॉर्म करने से आप फंबल करने लगे, आप मेरा नाम भूलने लगे, आप सवाल भूलने लगे, ये तनाव का उच्च स्तर है। इस उच्च स्तर में विद्यार्थी बहुत आसानी से पहुंच जाता है। कब होता है ये तनाव? जब भय साथ में आता है। अब भय किस चीज़ का आता है? पढ़ने का उसको तनाव नहीं था टेक्निकली, भय समाज ने दिया। भय समाज ने क्या दिया? अगर तुम फेल हो गए तो भय समाज ने दिया कि बेटा तुम पिछली बार तो पास हो गए थे, जो 4 मई को एग्जाम हुआ था, 21 मई को वही परफॉर्म नहीं कर पाए तो। ये जो तनाव में तो घुसा ना, इस भय ने उसके परफॉर्मेंस को रोकना शुरू किया। एग्जाम टाइम पे ऐसा क्यों होता है, इसको अगर आप समझने के प्रयास करेंगे तो बच्चा इस समय क्या होता है, रिवीजन के लिए पेज लेके बैठा होता है, और वो जब पढ़ रहा होता है ना तो वो ऐसा करता है, जैसे ये पेज था, उसने कुछ छुपा लिया कि हाँ भाई E=mc², हुआ है नहीं, माइनस था या प्लस था। तनाव में जब भय ऐड होता है ना तो आपको mc² में भी लगने लगता है -mc² था, प्लस mc² था, कन्फ्यूजन होने लगता है। तारे जमीन के अंदर जो ईशान है ना, वो बनने लगता है व्यक्ति। उसको लगता है कि ये तो ऐसा था, ये ऐसा था। अत्यधिक शब्दों के भीतर घुसना शुरू करता है और वो शब्द धीरे धीरे ब्लर होने लगते हैं। जब ब्लर होने लगते हैं तो उसको निराशा और हावी होने लगती है, वो अवसाद में जाने लगता है। उसे लगता है कि इस भय ने मुझे जो याद था वो भी भुला दिया। अब वो बच्चा है, उसके साथ अब ये हो रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि मैं आपको आपके ही उदाहरण से जनता को समझाने का, मतलब ऑडियंस को समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर आपको ये भय होने लगे कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये जो सिचुएशन है कर ही नहीं पाऊंगी, इससे कौन निकालेगा? हाँ अंकित जी, वही मैं कह रही हूँ कि अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे निकले। एग्जैक्टली। एज ए पेरेंट तो क्या भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल। टिप्स कुछ जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनको दे दीजिए। ठीक है। तो इस फेज़ में जब हमारी इस बात को लोग सुन रहे हों तो सबसे पहला संवाद पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे को हमारे पास सुनने के लिए 2 दिन बचे हैं, वो शायद ही सुन पाएगा हमें, लेकिन गार्जियन जरूर सुन लें अगर ये सुन पाएँ। और अगर कोई व्यक्ति जो सकारात्मक रूप से हमारी बात सुने, आप बच्चे के पास बैठिए और जाकर के उनसे एक ही बात कहिए, सिर्फ इतना कहिए कि बेटा टेंशन मत कर, जो होगा अच्छा होगा, नहीं होगा हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर आप उसे ये बताइए कि देख, इस आज के अखबार को अपन उठाते हैं,
चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, इस पूरे अखबार में चल नाम तलाशते हैं, ढूंढते हैं कितने डॉक्टर्स के नाम इसमें हेडलाइन बने हैं, ढूंढते हैं आज की सुर्खियों में कितने डॉक्टर्स के नाम आए हैं। चल एक काम करते हैं, फोर्ब्स की टॉप अंडर 30 लोगों की लिस्ट निकालते हैं, अंडर 30 कितने 30 आए उनके नाम निकालते हैं, ढूंढते हैं उनमें कितने डॉक्टर्स हैं। हम उनको ये कहें कि चल एक काम कर, अपने शहर के अंदर 100 अमीरों के नाम गिनाते हैं, चल ढूंढते हैं उसमें कितने डॉक्टर्स हैं, उसको रिवर्स थेरेपी गार्जियन देना शुरू करें, उन्हें समझाएं। बच्चा आपसे मना करेगा कि पिताजी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सब सही हूँ, माताजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भी इस बात को बोलते चले जाइए कि बेटा अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और बड़ा करेगा तू, यदि ये नहीं हुआ, तूने जब पूरी तरह अपनी मेहनत कर ली और उस मेहनत के बावजूद भी अगर तुमसे कुछ नहीं बना तो समझना कि ये निर्णय ईश्वर ने तुम्हारे लिए लिया था, तुमने नहीं लिया था। और ये सही विधान भी है मैम। हम जब अपनी तरफ से, मैं विद्यार्थियों से केवल आज के माध्यम से इतना संदेश दूंगा कि बेटा जब आप तैयारी करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, बस अपने आप से इतना कन्विंस होकर जाना कि एग्ज़ाम रूम से जब बाहर निकलो तो एक ही लाइन बोलो, और वो ये कि मैंने अपना 100% दिया। मेरे 100% में नीट को लगा 100% या नहीं लगा वो बात अलग है। तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टूडेंट को अपने अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं इतना ही कर सकता था। आप अपना जितना दम लगा सकते हैं लगा लीजिए। आपको दिन रात पढ़ना है पढ़िए, मैं आज बैठकर ये ज्ञान नहीं दूंगा कि आप रात को मत पढ़िए, दिन में मत पढ़िए, वो कभी और चर्चा होगी। लेकिन अगर आज आप तैयारी के साथ एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो उस समय अपीयर होइए कि मैं अपना 100% दे चुका हूँ, जब रूम से बाहर निकलूंगा तो ये रिग्रेट नहीं करूंगा अरे यार ये पता होता तो अच्छा होता। नहीं, अब वो आपके हाथ में नहीं है, छोड़ दीजिए। और जो छूट गया उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानिए। हो सकता है कि उसने कुछ और अच्छा सोचा हो आपके लिए। बिल्कुल। और इस ये दुनिया आपने में बहुत से उदाहरण है मैम, अब्दुल कलाम से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेकर अमिताभ बच्चन तक, उन उदाहरणों को कोट ही इसलिए किया जाता है। कहते हैं अब्दुल कलाम साहब फाइटर जेट पायलट बनने गए थे, उनको इग्नोर कर दिया गया कि नहीं बन पाएंगे आप अपनी हाइट के चलते। वो बाद में वो व्यक्ति बने कि फाइटर जेट में लगने वाली मिसाइलें उनके द्वारा बनी हुई थी। अमिताभ बच्चन को रेडियो जॉकी बनने से रोक दिया गया था, ये कहते हुए कि आपकी आवाज़ खराब है। अब आज लोग उनकी आवाज़ में अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज ऑलवेज ए वे अहेड, लेकिन ये उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो अपनी मेहनत में 100% ईमानदारी रखते हैं। बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर एक एग्ज़ाम आपकी काबिलियत को तय नहीं कर सकता। और कोई कहावत भी है ना, एक बहुत बड़े पोइट ने ये बात बोली है कि हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। और इस बात को इस तरह से समझा जाए कि सफलता की जब बातें कर रहे हों तो पेरेंट्स भी ये समझें कि एक रेस थी, उस रेस के अंदर खरगोश, घोड़ा, गधा, खच्चर सब दौड़ रहे थे। जीतेगा कौन? घोड़ा, सबको पता है। लेकिन हो सकता है कि आपका बेटा जो है वो हो सकता है कि एकदम बहुत बड़ा हाथी हो, वो जिसपे महाराणा प्रताप चलते थे। हो सकता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है तो वो इंसान ही हो। जिस रेस में दौड़ा रहे थे वो रेस उसके लिए थी ही नहीं। भाई आज अगर 24 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होने आए हैं, 24 लाख की 24 लाख डॉक्टरी में ही अच्छा करेंगे, ये कैसे कह सकते हो? मैं मेरा उदाहरण देता हूँ आप सबको। मेरे प्रोफेसर ने खुद मुझसे मना किया कि बेटा तुम रिसर्च मत करना। जब मैं आईआईटी से निकल रहा था तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अंदर पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया कि, और बढ़िया स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हुआ। डॉक्टर लग जाता नाम के आगे मेरे, इंजीनियर प्लस डॉक्टर हो जाता मैं। मैंने अपने गाइड से पूछा, मैंने कहा सर मुझे पीएचडी का ऑफ़र आया है और बढ़िया स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उस समय 2.25 लाख रुपए महीने के आसपास स्कॉलरशिप दे रहे थे वो लोग। 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कहा सर वो ऑफ़र कर रहे हैं। बोले तुम कुछ भी करना, रिसर्च मत करना। मैं कहा सर ये क्यों बोल रहे हो आप? बोले रिसर्च के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए होता है, वो मुझे तुम में नज़र नहीं आता है। अब मेरे गाइड ने ये बात बहुत ब्लंट तरीके से बोली, लेकिन बहुत अच्छी बोली। एक तरफ मेरी प्राथमिकता उस समय मेरा सिंगापुर जाना था, पैसे मिलना था। गाइड मना कर दिया कि यार तुम्हारा टेम्परामेंट नहीं है। हमने कहा कैसा टेम्परामेंट होता है रिसर्च का? बोले यार वो गंभीर व्यक्ति होता है जिसको कमरे में रहना पसंद होता है। तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी थीसिस डिफेंस में 120 बच्चे बैठे हुए हैं आकर के, तुम्हारे यार दोस्त बहुत हैं, तुम्हें बातें करना पसंद है, तुम बातों के अराउंड कुछ करो। तो इस तरह का मार्गदर्शन मुझे मिला। मैं बोलता हूँ छात्रों को भी पता हो कि जरूरी नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर बने, हो सकता है कि आप सर्जरी के अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको किसी ने कहा कि सुनो यहाँ से काटा फांदी करना है। 24 लाख बच्चों को पेरेंट्स ने डॉक्टर बनाने भेज दिया। मान लो वो 24 के 24 लाख बन भी गए। अब एक को घिन आती है, खून देख करके वो खुद बेहोश हो जाता है। मरीजों से मिलते समय कमरों में बंद होकर के। डॉक्टरी की पढ़ाई आसान नहीं है। सबसे आसान है इस समय पर कंपटीशन देना, लेकिन उसके बाद की जो पढ़ाई है और पीजी तक पढ़ाई है और उसके बाद डीएम तक पढ़ाई है, तमाम स्पेशलाइजेशंस हैं। बनने के बाद से लेकर 10 साल तक पढ़ना है, तब जाकर के आप एक ऐसे डॉक्टर बनेंगे जिसके लिए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने वाले ग्राहक अगर 50 मिल गए तो उसे लगेगा कि मेरी जिंदगी वर्थ इट है। मतलब समझिए, चैलेंज आसान नहीं है। बिल्कुल।
तो इस बात को विद्यार्थियों को समझना है कि कोई बात नहीं, उससे पहले ही आप हो सकता है काबिल बन जाएं। आप आराम फार्मेसी की से, दुनिया भी तो बहुत बड़ी अरे दुनिया मैम है। मैं बोल रहा हूँ कि 12th करिए आपने बच्चों, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी बनता है, देखिए बने, ये मेरी दुआ है आपके लिए। नहीं भी बनता है तो समझिए कि जितने दिन में आपका जो साथ वाला डॉक्टर बनकर निकलेगा, उससे पहले हो सकता है आप नीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर बाहर आ जाएं।